हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास। और सभी छठ पूजा, दीपावली, दुर्गा पूजा, सारे बड़े बड़े त्यौहार जो थे वो समाप्त हो गए हैं। अब आपके पास 15 दिन समय है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। छठ पूजा भी आपका समाप्त हो गया है। आज से रेगुलर आपकी टेस्ट चलेगी, और टेस्ट तो खैर चल ही रही थी। दुर्गा पूजा, आपका दीपावली, छठ में भी हम सिर्फ कल आपका बंद था क्लास, है ना। तो ये रेगुलर आपकी टेस्ट चलती रहेगी। आज जो टेस्ट है आपका, टेस्ट नंबर आपका 27 है। इसके पहले 26 टेस्ट आपका हो गया है बीपीएससी सेकेंड फेज के लिए। इसमें आपको सामाजिक विज्ञान का जो भी आपका पीडीएफ नोट्स है आपको मिल गया है ना। जो लोग नहीं लिए हैं अभी तक तो ले लीजिएगा, मात्र 15 दिन समय है। जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिए, क्योंकि बाद में लेने से फिर कोई फायदा ज़्यादा होगा नहीं। अभी 15 दिन है, आराम से आप रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का आपको 6 से 10 क्लास तक आपको मिल जाएगा, जो 6 to 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 9-10 के लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 11-12 के लिए भी आपको 50% उसमें काम कर जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू रूप में आपको मिलेगा दोस्तों पीडीएफ नोट्स के रूप में। और एमसीक्यू नोट्स मिल जाएगा आपका 6 से लेकर के 10 क्लास तक, चैप्टर वाइज मिलेगा आपका। ठीक है, हर एक चैप्टर का अलग अलग है, रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है आपका टेस्ट नंबर आपका 27, एनसीईआरटी पर आपकी आधारित होगी। सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है, 7 बजे से सक्षमता वाली टेस्ट होती है, और 9 बजे से आपकी बीपीएससी सेकेंड फेज की यानी कि ट्री 2 वाला आपका टेस्ट होता है। ये नंबर है आपको दिया गया है, नंबर यहाँ पर 7857824310। आपको किसी भी सूचना लेना है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए 6 से 10 क्लास तक, वो भी आपको मिल जाएगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। पहला सवाल है, देखिएगा, पहला नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ हैं। में है, खाली स्थान में आपको यहाँ पर भरना है। तो प्राचीन भारतीय जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसका अवशेष कहाँ पे है ये आपको बताना है। नालंदा में है, तक्षशिला, उज्जैन, या कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। और इसी प्रकार से आपका ऑप्शन एग्जाम में पूछा जाएगा, और आपको निगेटिव मार्किंग भी इस बार नहीं है। ठीक है, जैसे पिछला बार था एकदम सेम उसी प्रकार से रहेगा। अगर इस प्रकार से, तो उम्मीद ज़्यादा है कि इसी प्रकार से ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन आपका एक से अधिक वाला देता है, तो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं इसका आंसर आखिर क्या होगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, प्राचीन भारतीय जो विश्वविद्यालय हमारा है, कह रहा है दोस्तों इसके अवशेष जो है दोस्तों वो तक्षशिला में हो जाएगा। आपका कहाँ है जी, तो वो हो जाएगा आपका तक्षशिला में हो जाएगा, है ना। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका तक्षशिला। और ये तक्षशिला जो है वर्तमान में कहाँ है, तो तक्षशिला वर्तमान आपका पाकिस्तान में चला गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे वर्तमान में देखें तो ये नालंदा भी होना चाहिए था इसका आंसर। बहुत सारे आंसर ए भी करेंगे, लेकिन इसका आंसर आपको बी दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो आंसर याद रखना है। तक्षशिला में दोस्तों एक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे, वो कौन थे, चाणक्य, है ना। जो चाणक्य थे वो तक्षशिला में टीचर के रूप में कार्य किए थे, ये भी आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त। आप अपने देखिए, जैसे ही मैं सवाल पूछता हूं तो आपको अपने मन में जवाब देना है कि हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था किसने, ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ये सारे सवाल आपको मन में बोलना है। अगर आप लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मन में एक बार बोलने से ना याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। इसको ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर पूछे, नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। अगर क्वेश्चन पूछते ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, अगर पूछे कि विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय जो था वो भी काफी पुराना है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो पाल वंश के महानतम शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ये मैं सारे सवाल यहां पर डिस्कस करते चलता हूं, क्योंकि जो सारे सवाल है वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर।
कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत अच्छा सवाल है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे और इसकी जो स्थापना हुई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, ये हुई थी आपका 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है ना। चलिए, गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, इनके गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे। इनके गुरु कौन थे भाई? है ना, इनके गुरु जी कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे इनके गुरु थे, याद रखना है। रानाडे को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गोविंद जो रानाडे है ना, रानाडे को क्या कहा जाता है? जो इनके गुरु थे उनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो रानाडे को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात भाई साहब। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है रानाडे को, याद रखिएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। ठीक है, अगर पूछता कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो वो थे महादेव गोविंद रानाडे, और रानाडे को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और भीमराव अंबेडकर तो आपको पता ही है कि BR जो अंबेडकर हैं इनको संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर ही थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? रात में ही ना बताए थे, 7 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BR अंबेडकर थे आपको। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न, चित्तरंजन दास से क्या सवाल पूछेगा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के ही स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। ये तो आपको पता है 1923 ईस्वी में किया था ना स्वराज पार्टी की स्थापना, जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था 1922 ईस्वी में। 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था, प्रस्ताव वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन का। उसके बाद यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 ईस्वी में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर किया था दोस्तों, याद रखना है आपको, है ना। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखिएगा, 1939 की वो घटना जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस, जो बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कई बार बताए हैं आपको कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपको 1664 ईस्वी में। ठीक है, 1664। ये ईस्ट इंडिया नहीं है दोस्तों, ये फ्रेंच है ना। तो फ्रेंच वाला हुआ था 64 में, और सिर्फ अगर ईस्ट इंडिया कंपनी रहता तब आप 1600 मार सकते थे। ठीक है, तो ये दोनों में गलत आपको नहीं करना है, ठीक ना। चलिए आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कालिदास कवि कालिदास किसके राजकवि थे? देखिए कालिदास जो थे दोस्तों ये किसके कवि थे, यानी कि उसी के दरबार में रहते होंगे तब तो कवि हैं, है ना। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे दोस्तों आपका। ठीक है, चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे इन्हीं के दरबार में रहते थे, और ये क्या थे? तो मतलब राजकवि थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये राजकवि थे आपका, है ना, याद रखिएगा। कालिदास के द्वारा देखिए बहुत सारी पुस्तक लिखी गई थी। इनका पुस्तक बार बार आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। जैसे मेघदूत, है ना, पूछा जाएगा मेघदूत किसकी पुस्तक है भाई? तो मेघदूत आपका कालिदास का हो गया। ऋतु संहार, है ना, मेघदूत के अलावा क्या हो जाएगा? ऋतु संहार, तो ऋतु संहार भी किसकी है? तो वो भी कालिदास की है। रघुवंशम, है ना, अगर पूछे रघुवंशम किसकी है तो ये भी कालिदास की हो जाएगी, रघुवंशम। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, है ना, ये सारे जो पुस्तक है ये याद रखिएगा, ये सारे पुस्तक है कवि कालिदास के। ठीक है ना, याद रखना है दोस्तों। और इस किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 4 पुस्तक कम से कम याद रखिएगा, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। ये 5 पुस्तक याद रखना है, 5 पुस्तक आपको पूछा जाता है। देखिए वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप, क्यों नहीं किए हैं? है ना, ये तो बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 9 बजे से आपकी डेली BPSC सेकेंड फेज का टेस्ट चलता है, और इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। जो लोग नहीं लिए हैं वो ले लीजिएगा फटाफट। कैसे PDF मिलेगा मैं लास्ट में बता दूंगा। कह रहा है कि कवि कालिदास, चलिए तो बता दिया आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 75 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था ना, किसे विरुद्ध नहीं, यहाँ किसके होना चाहिए, तो किसके विरुद्ध युद्ध किया था भारतीय राष्ट्रीय
सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में जो था ये ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध आपका यहाँ पर युद्ध हुआ था। आपका आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 से लेकर के 1945 तक आपका चला था द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। और यही द्वितीय विश्व युद्ध के समय दोस्तों 1940 ईस्वी में, है ना, 1940 में जो आपका हुआ था ना कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको अध्यक्षता किए थे और 40 से लेकर के 45 तक लगातार वो अध्यक्ष रह गए थे आपका, है ना। रामगढ़ में हुआ था ना अधिवेशन, झारखंड के रामगढ़ में, तो वो वाला भी आप याद रखिएगा। सबसे अधिक दिन तक रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो यही मतलब यही पीरियड में हुआ था आपका, क्योंकि उस समय फिर कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, है ना, तो लगातार बने रह गए थे। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है दोस्तों ये किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, तो 1904 में कौन था, आप सिंपल सोच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अगर ये वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, ये पूछा जाता है तो 1904 में कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, है ना। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था ना वो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, तो इसके बीच में जो भी काम होगा वो लॉर्ड कर्जन के वायसराय के समय होगा आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा दोस्तों। और लॉर्ड कर्जन के समय ही रेलवे बोर्ड की भी स्थापना हुई थी, याद रखना है ना। रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई थी, रेलवे बोर्ड की स्थापना ये कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी और ये लॉर्ड कर्जन के समय ही आपका हुआ था, ये भी पूछा जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। देखिए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल बंगाल टाइगर तो आपको पता ही है ना, जो बंगाल में पाया जाता है सुंदरवन में, है ना, तो वो भी याद रखना है। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो सर विलियम जोन्स थे आपका। ठीक है, सर विलियम जोन्स यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की 1784 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, 1784 में स्थापना हुई थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत इंपॉर्टेंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड, पूरा डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919, है ना, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। कहां पर हुआ था ये तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, ये अमृतसर में हुआ था, है ना, बच्चा बच्चा जानता है ये कहां हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और ये हुआ क्यों था, तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो कानून आया था, है ना, उसको काला कानून के नाम से जो जाना जाता था, उसी के विरोध में यहाँ पर सभी लोग जमा हुए थे और यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। बहुत सारे लोग इसमें, हजारों लोगों के इसमें जाने चली गई थी। ये पूरा डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। 1000 लोग इसमें कम से कम मरे थे, लेकिन जो रिपोर्ट आया था सरकारी उसमें मात्र 379 लोग का ही यहाँ पर हुआ था। ये देखिए सरकारी रिपोर्ट जो है ना, आज ये मतलब सिर्फ अंग्रेज के समय नहीं होता था, आज भी सरकारी रिपोर्ट जो आता है ना इसी प्रकार का आता है। आप देखिए ना ट्रेन हादसा जो हुआ था कुछ दिन पहले, 2-4 महीना पहले हुआ था ना उड़ीसा में, है ना, और उसमें कितने सारे लोग, हजार लोग मरा था दोस्तों। और सरकारी रिपोर्ट क्या आता है, 100-200 मात्र, है ना, वही होता है दोस्तों सरकारी रिपोर्ट, है ना, बहुत कष्टदायी होता है। और इसी समय उसी प्रकार से जालियांवाला बाग में भी हुआ था, 1000 लोग से ज़्यादा उसमें मरे थे और मात्र 379, याद रखना है ये सरकारी आंकड़ा आया था कि 379 लोग ही मरे हैं। ये अंग्रेज के समय नहीं, ये आज भी यहाँ हमारा देश गुलाम है दोस्तों, है ना, आज भी गुलाम है। जो सही डाटा नहीं प्रस्तुत किया जाता है, खास करके जो चौथे स्तंभ हमारे हैं मीडिया उसके द्वारा, है ना, सब बिकाऊ है भाई, सब बिकाऊ है, सब बिक गया है ना, सब बिक गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 78 नंबर की 1919 ईस्वी में, अच्छा ये तो आपका हो गया ना। अगला है आपका 79 नंबर। 79 कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह, तो आपको बताए थे कि नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में, है ना, 1930 ईस्वी में आपको ये
प्रारंभ हुआ था। गांधी जी जो थे ना वो साबरमती आश्रम से लेकर के चले थे आपका, है ना। कब चले थे साबरमती आश्रम से? तो 12 मार्च, याद रखना है ना पूरा डेट, 12 मार्च 1930 से लेकर के कब तक चले थे? 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 तक चले थे दोस्तों। और इसमें टोटल कितने उनके सदस्य थे, अनुयायी थे? तो इसमें टोटल 78 अनुयायी इसमें शामिल थे और सभी लोग दांडी पहुंचे थे और वहां पर नमक कानून को तोड़े थे। तो ये 1930 ईस्वी आपका हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही फिर 6 अप्रैल के बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपका, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, और ये है आपका जहां से आपको नोट्स मिल जाएगा दोस्तों बीपीएससी ट्री सेकेंड फेज के लिए। ये नंबर आपको दिया गया है 6 to 10 एमसीक्यू नोट्स आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, है ना। चैप्टर वाइज ये मिल जाएगा आपको, 6 का अलग, 7 अलग, 9, 10 अलग, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सामाजिक विज्ञान का आपको सभी मिल जाएगा, है ना। ये नंबर है जहां आपको मात्र अभी 351 ही आपका फी है, ये फी नहीं बढ़ाया गया है, 351 ही चार्ज है। और इसमें आप जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिएगा क्योंकि अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 80 नंबर। 80 नंबर कह रहा है कि वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? जी हाँ, जो लेनिन है, लेनिन का संबंध जो है दोस्तों वो रूसी क्रांति, है ना। रूसी क्रांति के बारे में पूछा जाता है कि रूसी क्रांति आखिर हुआ कब था भाई? तो रूसी क्रांति हुआ था कब? तो 1917 में हुआ था आपका रूसी क्रांति, है ना। और किसके समय हुआ था? तो लेनिन के समय हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी कि वर्ष 1917 रूसी क्रांति किसके समय हुआ था? तो लेनिन के समय आपका ये हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माओ जी डांग, बहुत अच्छा प्रश्न है। माओ जी डांग जो है किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे? माओ जी डांग, याद रखिएगा, माओ जी डांग जो थे ये साम्यवादी आंदोलन का जो नेता थे वो थे दोस्तों आपका चीन में, आना चीन में जो साम्यवादी आंदोलन हुआ था उसके नेता थे आपका, ठीक है। नाम से भी पता चल रहा है आपको कि माओ जी डांग, है ना, चाओ जी डांग, फाओ जी डांग, ये सब कहाँ रहेगा? तो सब चाइने वाले होंगे, है ना। चाओ चुई चाओ सबका नाम होता है भाई, एकदम गजब का होता है ना। देखने में भी सब लगेगा एक ही जैसा आदमी है ना। पता ही नहीं चलेगा कि बड़ कौन है छोट कौन है, पता नहीं कैसे इन लोग अपने घर में रहते होंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका चाइना दोस्तों। साम्यवादी आंदोलन के नेता माओ जी डांग जो थे वो चीन के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे आपका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो है आपका वो है आपका 82 नंबर की स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहूंगा। ये तो खैर सबको पता है। ये जो कथन है ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। और बाल गंगाधर तिलक देखिए, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। तिलक को दोस्तों किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इन्हीं को लोकमान्य की उपाधि से, है ना। लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य की उपाधि से, लोक को अच्छा क छूट गया यहाँ पर, नहीं तो लोकमान्य की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। इनको लोकमान्य भी कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको कहते हैं। और होम रूल आंदोलन की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो तिलक जी के द्वारा ही शुरू हुआ था। कब? होम रूल आंदोलन 1916 में, आपको पता होगा ना। इसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा भी शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यंग बंगाल के नेता कौन थे दोस्तों? बताइए, यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? यंग बंगाल जो हुआ था, आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था बताइएगा। तो यंग बंगाल के जो नेता थे वो थे हेनरी विलियम डेरेजियो, है ना। याद रखिएगा कौन थे? हेनरी विलियम डेरेजियो दोस्तों इसके नेता थे, है ना। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरेजियो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, ये कई बार पूछा गया है आपका हेनरी विलियम डेरेजियो के बारे में। राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, है ना।
ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? बहुत बढ़िया है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मार्ले मिंटो सुधार तो आपको पता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था आपका? 1909 ईस्वी में, है ना। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कब होगा? तो 1909 में ही होगा, है ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, है ना। भारतीय परिषद एक्ट 1909 को ही दोस्तों मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। भारतीय परिषद एक्ट 1909 जो है इसी को मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है ना। और अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जी हाँ, जो महावीर स्वामी है हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हैं, इनका जो जन्म जो है वो किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों? मैंने कई बार बताया हूं, वो है आपका ज्ञात्रिक, है ना। ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था, है ना। ज्ञात्रिक, ठीक है, ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 540 बीसी में इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है। वैशाली, बिहार, वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में, ठीक है। पावापुरी में इनको मृत्यु होता है, ये भी आप यहां से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 86 नंबर कि दांडी अभियान, है ना, दांडी यात्रा जो हुआ था वही दांडी अभियान है। दांडी यात्रा का प्रारंभ किया गया था कब से? तो अभी ने बताया कि 12 मार्च 1930 से ये प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? तो 6 अप्रैल, है ना। 6 अप्रैल कब तक? 1930 तक आपको ये चला था, है ना। 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे, कितने अनुयायी थे? तो टोटल इसमें 78 अनुयायी इसमें शामिल थे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। साबरमती से ये शुरुआत हुआ था और दांडी पहुंच करके ये अपना कानून को तोड़े थे, नमक कानून जिसको कहा जाता है। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चले थे आपका। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध तो सबको याद है 1914 से लेकर के 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध भी सबको याद है कि 1939 से लेकर के 45 तक चला था, है ना। 1939 से लेकर के 45 तक चला था आपका द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरुआत हुआ था, ये हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों, ठीक है। हिटलर जो था जर्मनी का, है ना, इन्होंने ही पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। उसी समय से आपका द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल जो देश शामिल थे वो 61 देश इसमें शामिल थे द्वितीय विश्व युद्ध में, ध्यान रखना है आपका, ठीक है। और 45 में आपका जो 45 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कैसे हुआ? तो आपको पता है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, है ना, 6 अगस्त, ठीक है। 6 अगस्त और आपका 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जो बम गिरा था आपको, है ना, 6 अगस्त को गिरा था हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को गिरा था नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो गिरा था वो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? लिटिल बॉय, है ना, लिटिल, LITTLE, लिटिल बॉय, बम्मा के नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो गिरा था उस बम्मा को क्या नाम था? फैट मैन, है ना, उसका क्या नाम था? फैट मैन। तो पहले गिरेगा छोटका बच्चा लिटिल बॉय, तब मोटाएगा धीरे धीरे करके वो, तब हो जाएगा फैट मैन, ठीक है। 9 अगस्त 1945 को। और इसी के बाद दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, तो गांधी नाम ही है गांधी और इरविन, तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, उसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये हुआ था 5 मार्च, है ना। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था आपका। किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, इसीलिए इसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं, याद रखिएगा। और इसमें गांधी जी ने दोस्तों जो समझौता हुआ था 11 सूत्रीय मांग किया था, किससे? इरविन से, और इरविन इस पर राजी हो गया था दोस्तों, ठीक है। इरविन इस पर राजी हो गया था आपका, है ना। इसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता, याद रखना है। गांधी इरविन समझौता को ना दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे
है ना, कि दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो दिल्ली समझौता भी इसी को कहते हैं दोस्तों, दिल्ली समझौता दोस्तों, ठीक है, इसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो अगर पूछ दिया जाए दिल्ली समझौता क्या है, तो वही गांधी इरविन समझौता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था। चीन में जो 1911 ईस्वी में विद्रोह हुआ 1911 में, है ना, चाइना पर भी दोस्तों ब्रिटेन का ही अधिकार था ना, तन्नी को छुटकी को ब्रिटेन है दोस्तों, इतनी को लटकल है, और ये मतलब सब देश पर मतलब अधिकार के लिए भारत, अमेरिका, चाइना, है ना, बड़ा बड़ा जितना जाना सब पर दोस्तों इसी का मतलब अधिकार था, ठीक है। तो चीन ने 1911 ईस्वी जो विद्रोह का परिणाम हुआ था, तो विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि वो गणतंत्र हो गया, है ना, चाइना क्या हो गया, आजाद हो गया 1911 में, ठीक है। चीन में जो विद्रोह हुआ था तो ये गणतंत्र बन गया दोस्तों, यानी कि गणतंत्र की स्थापना हो गई चाइना में। और चाइना में दोस्तों गणतंत्र की स्थापना जो की गई किसके द्वारा, तो डॉक्टर सन्यात सेन, पूछा जाएगा, है ना। चीन के राष्ट्रपति किसको कहते हैं, डॉक्टर सन्यात सेन, ठीक है, चीन के राष्ट्रपति डॉक्टर सन्यात सेन को ही कहते हैं, इन्होंने ही गणतंत्र की स्थापना किए थे, याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, चीन के राष्ट्रपिता डॉक्टर सन्यात सेन। अगला है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचयिता किसको नहीं याद है, सबको याद है, और नहीं याद है तो समझिए भैया आपका तैयारी बहुत कम है। तो अष्टाध्यायी की जो रचना है वो पाणिनि के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा किया गया था अष्टाध्यायी की रचना दोस्तों, ठीक है, याद रखना है, अष्टाध्यायी पाणिनि, पाणिनि, पाणिनि। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन यानी बंग भंग को कब रद्द किया गया था, ठीक है। देखिए बंग भंग को रद्द कब किया गया था, ये सवाल पूछा रहा है आपको। बंग भंग जो हुआ था ये हुआ कब था, तो ये 1905 में हुआ था आपका, है ना। बंगाल विभाजन जो था ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इसको जो भंग किया गया दोस्तों ये 1911 में किया गया, है ना। 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार, ठीक है, 1911 में क्या लगा, दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 को, याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को लगा दिल्ली दरबार। और इस दिल्ली दरबार में बहुत सारा कार्य हुआ। इसमें दिल्ली दरबार में आए हुए थे, दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और जो रानी थी मेरी, है ना, जो ब्रिटेन की रानी थी मेरी थी उस समय, और जॉर्ज पंचम राजा था वो आया हुआ था और दिल्ली दरबार लगा था। उसी में दोस्तों बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था, याद रखना है। और उसी समय ये भी घोषणा किया गया था कि जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ लाया जाए, दिल्ली लाया जाए। और फिर 1912 ईस्वी में घोषणा हुआ था 11 में, और 1912 ईस्वी में दिल्ली जो था वो भारत की राजधानी बन गया था। ये आप यहां से याद रखना है, दो घोषणा महत्वपूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। कई बार हम बताए हैं कि हिटलर जो था दोस्तों ये जर्मनी का था, बहुत क्रूर व्यक्ति था, और ये जो जर्मनी का चांसलर बनता है 1933 ईस्वी में बनता है जर्मनी का चांसलर, है ना। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। हिटलर ने दोस्तों खुद आत्महत्या कर लिया था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था दोस्तों जर्मनी में, है ना। और इन्होंने खुद जो आत्महत्या कर लिया वो 1945 में, ठीक है। पूछा जाता है कि हिटलर खुद आत्महत्या कब कर लिया या फिर हिटलर की मृत्यु कब हुई, तो 1945 में हिटलर की मृत्यु हुई थी, याद रखना है। यहूदियों को हिटलर ने काफ़ी क्षति पहुंचाया था, ठीक है। यहूदियों को मतलब ये देखना नहीं चाहता था, देखते के साथ उसको कटवा देता था एकदम, ठीक है, उसको एकदम कटवा देता था। तो ये था आपका। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 93 नंबर कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव, देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव जो हुआ, है ना, ये पारित जो हुआ ये कब हुआ आपको ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों, तो 8 अगस्त, है ना, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और फिर 9 अगस्त को क्या हुआ था, 0 आवर के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया था, है ना। 8 अगस्त को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, कहां से, तो बंबई के ग्वालियर टैंक से, ठीक है, बंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू किया गया था। और 8 अगस्त को ही एक भाषण दिया गया था, करो या मरो, है ना। तो अगर पूछे करो या मरो का नारा किसने दिया, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था दोस्तों। सॉरी।
अगला प्रश्न चलते हैं आपका 94 नंबर। 94 सवाल है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए भारत में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है 1600 ईस्वी में होती है। अगर पूरा डेट कहे तो 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था दोस्तों आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उसमें गवर्नर जनरल कौन था ये कह रहा है, क्योंकि उसमें गवर्नर जनरल होता था। तो गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर पूछे दोस्तों कि भारत में द्वैध शासन का शुरुआत किसने किया, है ना, तो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव, है ना, द्वैध शासन किसने किया था, याद रखिएगा, द्वैध शासन, है ना, द्वैध शासन जो हुआ था ये किसने शुरू किया था, तो द्वैध शासन हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, है ना। सर जॉन शोर ये कौन थे, तो सर जॉन शोर दोस्तों ये भारत में अस्थाई बंदोबस्त के जनक थे, है ना। सर जॉन शोर लिख लीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के जनक सर जॉन शोर। अगला प्रश्न है आपका, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का जो गठन होता है वो होता है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। किसने किया था आजाद हिंद फौज, नोट कर लीजिएगा, कैप्टन मोहन सिंह, है ना, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दोस्तों इसका गठन हुआ था। और ये गठन हुआ था 1 सितंबर 1942, 1 सितंबर 1 सितंबर 1942 को हुआ था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज 1 सितंबर 1942 किसने, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है आपका, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है। देश बंधु किसको नहीं पता है, चित्तरंजन दास, है ना। देश बंधु चित्तरंजन दास यानी कि CR दास, देश बंधु CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। CR दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों मिलकर क्या किए थे, स्वराज पार्टी, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1923 में हुई थी आपका स्वराज पार्टी की स्थापना। CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के किए थे, याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी की उपाधि किसने दिया था, जल्दी से बताइएगा एक सवाल। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी की उपाधि दिया था गांधी जी ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं कहा था गुरुजी, उनको गुरुजी भी कहा जाता है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गान जो हमारा जन गण मन, उसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है ना। और सबसे पहले कब गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, है ना, याद रखिएगा। तो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको गुरुदेव की उपाधि जो दिए थे वो महात्मा गांधी के द्वारा आपको दिया गया था, याद रखना है। और महात्मा की उपाधि गांधी जी को जो दिया गया था, गांधी जी को क्या नाम था, मोहनदास करमचंद्र गांधी था ना, तो इनको महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। बस अदला बदला कर लिए थे, है ना, ये इनको बोल दिए, उनको बोल दिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, है ना। अगला प्रश्न है, कहाँ गया जी, भूदान आंदोलन, है ना। भू नामे है, भू माने क्या होता है, जमीन, और जमीन को दान देने वाला आंदोलन, ठीक है। तो ये हो गया आपका भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जो हुआ था दोस्तों ये सबसे पहले हुआ था आंध्र प्रदेश में, है ना। कई बार पूछा गया है भूदान आंदोलन की सफलता सबसे पहले जो हुई थी वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में, है ना। और ये जो हुआ था आपको विनोबा भावे, कहाँ गए विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर C में आपको दिया गया है विनोबा भावे। अगर ठीक है, ये तो ठीक है, हाँ आंध्र प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो प्रश्न नंबर है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे दोस्तों, बताइए चरक, है ना, जो चरक थे ये किसके राज चिकित्सक थे, कनिष्क थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। चरक जो थे दोस्तों ये किसके थे, तो सबको पता है कि चरक जो थे ये थे आपका कनिष्क के, है ना, कनिष्क, है ना, कनिष्क 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 कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क के राज चिकित्सक कौन थे, तो चरक थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार में एक व्यक्ति और रहते थे जो बार बार पूछा जाता है कनिष्क के दरबार में, वो थे अश्वघोष, है ना। अश्वघोष जो थे दोस्तों ये भी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे, ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा अश्वघोष, है ना। चलिए देखिए जो चरक थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आयुर्वेद पुस्तक चरक संहिता,
पूछा जाता है। चरक संहिता किसकी पुस्तक है? तो ये चरक की ही है, चरक संहिता, आयुर्वेद पर यह लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? दोस्तों देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तीसरे आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था ये 1792 में हुआ था। याद रखिएगा 1792 में हुआ था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम, मैंने बता दिया आपको, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर पूछे आपको कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था ना, प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1767 में, ठीक है, 1767 से 69 तक हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी आपका। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 तक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक, जिसमें मंगलोर की संधि हुई थी। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 92 में, 1790 से 92 तक हुआ था, है ना, 1790 से 92 तक हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और एक और जो संधि हुआ दोस्तों वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो मारा गया था वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 में हुआ था। तो ये चारों मैसूर युद्ध आपको बार बार पूछा जाता है। प्रथम हुआ था 67-69, दूसरा हुआ 80-84, तीसरा हुआ 90-92 और चौथा हुआ 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था दोस्तों, है ना। चलिए तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 100 नंबर। 100 नंबर सवाल है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? देखिए, गुजरात विजय की यादगार में गुजरात विजय हुआ कब था? तो गुजरात विजय जो हुआ था 1572 में हुआ था, है ना। 1572 में दोस्तों गुजरात विजय हुआ था, अकबर ने किया था, यानी कि गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। और क्या गुजरात विजय, है ना, कोई और दूसरा चीज थोड़ी था, गुजरात पर विजय प्राप्त किया था 1572 में, उसी को कहते हैं गुजरात विजय। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था, है ना, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और बुलंद दरवाजा है कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में है। और ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र को कब देखा? अब भैया अकबर सबसे पहले समुद्र को कब देखेगा? तब ये गुजरात जाएगा तब ना देखेगा, ये गुजरात के पास समुद्र है इधर, हाँ ना। तो ये समुद्र विजय के लिए में ही गया था वहां लड़ने के लिए, तो सबसे पहले ये समुद्र को देखा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 101 नंबर। 101 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार कब किया था? दोस्तों बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था कब? तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब किया था? जल्दी से बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोस्तों विश्व मानव अधिकार को 10 दिसंबर 1948, किसको नहीं याद है? सबको याद है, 10 दिसंबर 1948 विश्व मानवाधिकार दिवस नहीं मनाते हम लोग, वही ना क्वेश्चन है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर, कितना बार पूछा गया दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, है ना। 10 दिसंबर 1948 को इसको अंगीकार किया गया था दोस्तों यूएनओ के द्वारा, है ना। यूएनओ की स्थापना कब होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबको याद है, कब याद है? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, है ना। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था यूएनओ की स्थापना। और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को, है ना, मनाया जाता है ना संयुक्त राष्ट्र दिवस। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, है ना। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो ये है आपका अमेरिका में, ठीक है। यूएनओ में दोस्तों क्या है? 5 स्थायी है और 10 अस्थायी इसमें होते हैं, है ना। 5 स्थायी देश है कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, है ना। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, ये 5 स्थायी है किसमें? तो यूएनओ में। और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। टोटल कितने सदस्य हो गए? टोटल 15 सदस्य हो गए, है ना। जो 10 अस्थायी होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल मात्र 2 साल का होता है। 2 साल के बाद फिर दूसरा देश इसमें शामिल होता है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर। 102 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, विजयनगर जो है ये किस नदी के तट पर है?
और यहाँ से आपको बीपीएससी सेकेंड फेज के लिए 6 to 10 MCQ नोट्स मिल जाएगा आपको। ये नंबर है व्हाट्सएप, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इस नंबर पे बीपीएससी सेकेंड फेज के लिए मिल जाएगा। अभी इसमें जो 351 चार्ज है उतना ही लग रहा है, ज़्यादा चार्ज नहीं बढ़ाया गया है, तो आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी तट पर आपका विजयनगर है? विजयनगर, बताइए। विजयनगर जो है ना, ये तुंगभद्रा नदी, और ये तुंगभद्रा नदी जो है, ये तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर, तुंगभद्रा, लिख लीजिएगा, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा जो सहायक है दोस्तों, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक है ना। तुंगभद्रा जाकर के मिल जाती है किसमें? कृष्णा नदी में मिल जाती है, और कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर के डेल्टा का निर्माण करती है ना। तो ये कह रहा है कि विजयनगर जो है ये किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है दोस्तों, याद रखना है। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो दो भाई मिलकर किए थे, हरिहर और बुक्का, है ना, 1336 ईस्वी में, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 103 नंबर। 103 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर, है ना, 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना होती है। और पहली बैठक, तो पहली बैठक कब होगी? तो जब स्थापना होगा उसी समय ना होगा। तो पहली बैठक इसका हुआ था दोस्तों बंबई में, है ना। पहली बैठक कब होगा? बंबई में हुआ था। ये होना था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था, इसी वजह से हुआ था ये बंबई में आपका। जब ये पहली जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कितने सदस्य शामिल थे? इसमें 72 सदस्य शामिल थे। कितने शामिल थे? 72 टोटल इसमें सदस्य दोस्तों शामिल थे। और प्रथम जो ये अध्यक्षता हुई थी कहाँ? बंबई में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, है ना। WC बनर्जी जो थे इसके अध्यक्षता किए थे प्रथम, है ना। WC बनर्जी यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना किसने किया था कांग्रेस का? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अगर पूछते पहला कहाँ हुआ था तो बंबई में, दूसरा कहाँ हुआ भाई? तो दूसरा सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था कलकत्ता में, है ना। दूसरा हुआ था 1886 में, और ये हुआ था आपको कलकत्ता में। और कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी दूसरे की अध्यक्षता किए थे, याद रखना है। ठीक है, हाँ। और जो तीसरे प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज जो थे जॉर्ज यूले थे, याद रखना है। ये भी प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 104 नंबर। हाँ, एक चीज अगर पूछे कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, है ना, अभी तक सबसे अभी तक, है ना, अभी मतलब आज़ादी के बाद या फिर आज़ादी के पहले से लेकर के अगर देखा जाए कि सबसे अधिक समय तक जो रहा था वो सोनिया गांधी, है ना। श्रीमती जो सोनिया गांधी है ये सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था? देखिए फ्रांस की क्रांति कब होता है दोस्तों? तो फ्रांस की क्रांति होता है 1789 में, है ना। और 1789 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, इस समय राजा कौन था? तो लुई 16वां। कितना बार बताएं? बहुत बार बता चुके हैं। लुई 16वां वहाँ का राजा था, याद रखना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 17 जुलाई, है ना, 17 जुलाई 1789 को हुआ था फ्रांस की क्रांति। 14 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय दिवस, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, है ना। 14 जुलाई को क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? तो 14 जुलाई को, है ना, क्योंकि 14 जुलाई को ही ये आज़ाद हुआ था, इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वर्साई की संधि ने किस देश का मानचित्र बदल दिया, है ना। कौन सी संधि दोस्तों? वर्साई की संधि, है ना। वर्साई की संधि ने क्या हुआ? वर्साई की संधि जो हुआ था ये कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। और कह रहा है किस देश का मानचित्र ये बदल दिया? तो वर्साई की संधि दोस्तों ये आपका फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, सभी का यहाँ पर हो जाएगा, है ना। सभी का यहाँ पर क्या हुआ था? मानचित्र यहाँ पर बदल गया था, फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का। फ्रांस की जो ये वर्साई की जो संधि हुई थी ये हुई थी आपका 1919 में, 28 जून 1919 को हुआ था आपका वर्साई की संधि। ठीक है, और वर्साई की संधि में जून पर बहुत भारी इस पर कर्ज लाद दिया गया, और ये फिर इसी की वजह से फिर द्वितीय विश्व युद्ध समझिए तो जर्मनी मतलब कसकसाल था एकदम जर्मनी दोस्तों, है ना, कसकसाल था एकदम लड़ने के लिए। फिर जाकर के 10 साल 15 साल इसको समय मिला, बीच में 20 साल समय मिला, और 20 साल के बाद इन्होंने फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत कर दिया था आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 106 नंबर की। हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? हिटलर तो अभी बताए थे, हिटलर की मृत्यु, यह आत्महत्या खुद ही कर लिया था आपका 1945 में, है ना, खुद ही आत्महत्या कर लिया था। कब? तो 1945 में ये
आत्महत्या कर लिया था, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। चांसलर कब बना था? तो 1933 में जर्मनी का चांसलर बनता है। हमारे यहाँ भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो जर्मनी में क्या होता है? चांसलर होता है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। वहाँ चांसलर होते हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। मृत्यु और चांसलर 1933 में हुआ था आपका, ठीक है। हिटलर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? हिटलर का अगर जन्म पूछे तो हिटलर का जन्म हुआ था आपका 1889 में, है ना। 1889 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वान में हुआ था, जर्मनी वान में इनका मतलब जन्म हुआ था। हिटलर जो थे नाजी पार्टी की स्थापना इन्होंने किए थे, पूछा जाता है। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1832 में। कब हुआ था? 1832 में हुआ था भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह हुआ कहाँ था? तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपका झारखंड में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको झारखंड राज्य में हुआ था आपका भूमिज विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और भूमिज जो विद्रोह था ना, ये झारखंड में जनजातियों के द्वारा ये शुरू किया गया था, जो वहाँ पर एसटी के समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? अगर पूछे संथाल विद्रोह कई बार पूछा गया है, तो संथाल हुआ था 1855-56 में हुआ था आपका संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है। पाइका विद्रोह कब हुआ था? है ना, तो पाइका भी याद रखिएगा। पाइका विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1817 में हुआ था आपका पाइका विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था भाई? जल्दी बताइएगा, है ना। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था आपका मुंडा विद्रोह। 1894 से 1900 तक चला था आपको मुंडा विद्रोह, है ना। मुंडा विद्रोह, पाइका विद्रोह, संथाल विद्रोह याद रखिएगा सब, है ना। भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह 1832 में। ये सारे विद्रोह आपको एक न एक एग्जाम में पूछ लेगा, है ना। सन्यासी विद्रोह अगर पूछे तो 1760 के दशक में हुआ था, ठीक है। सन्यासी, है ना, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये 1760 के दशक में हुआ था। ये सारे विद्रोह आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर। 108 नंबर सवाल है कि राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, राष्ट्र संघ जो सचिवालय है इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपको जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? जिनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय जो है ये आपको जिनेवा में है ना। राष्ट्र संघ वो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये राष्ट्र संघ है दोस्तों। राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ इसको मत समझिएगा। ये राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, है ना। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 14 से 18 तक, उसके बाद हुआ था 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है। और राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था इसी का पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये है आपका जिनेवा में, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ अगर पूछे तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो 1945 में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का है मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है। और सिर्फ राष्ट्र संघ दे तो यहाँ पर जिनेवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 109 नंबर की सिकंदर महान पैदा हुए थे? बताइए, सिकंदर जो महान है, देखिए अभी तक आप लोग लाइक कर दीजिए भाई साहब एक को, है ना। जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज आप लोग एक लाइक कर दीजिए। आप ही लोग के लिए ये क्लास चल रही है ना, और आप ही लोग के बेनिफिट के लिए वीडियो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो सिकंदर महान का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में, है ना। 356 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो फिलिप द्वितीय, है ना। सिकंदर के पिता अगर पूछे तो फिलिप द्वितीय जो थे इनके पिता थे आपके, याद रखना है, ठीक है। सिकंदर जो था दोस्तों पूरे दुनिया को जीतने के लिए चला था। और सिकंदर जो था ये मकदूनिया का शासक था, पूछा जाता है, और है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त जो है दोस्तों, इसी को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, है ना। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा आज का टेस्ट। कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे पीडीएफ बीपीएससी ट्री 2 के लिए। और अभी 1,22,000 यहाँ पर वैकेंसी टोटल है। देखिए इस बार ना फॉर्म भी बहुत कम भराया है, तो जम के लग जाइए। फॉर्म मतलब 6 लाख भी फार्म नहीं भराया है, टोटल की हम बात कर रहे हैं, बहुत कम फार्म भराया है। कारण क्या है? इस बार फर्जी लोग फार्म भरवे नहीं किए हैं, है ना। जो भी फर्जी थे फार्म नहीं भरे हैं, क्योंकि बहुत फर्जी पकड़ा रहा है। और फर्जी पकड़ा रहा है तो सोच रहे हैं ना 5 साल के लिए बैन हो जाएगा, 5 साल के बैन होगा, कानूनी कार्रवाई भी होगा उस पर। तो इस कारण से बहुत फर्जी लोग भी फार्म नहीं भरे इस बार। 1 लाख तो फर्जी नहीं भरे इस बार। कुछ सीट कम था, उसको डर से भी कुछ लोग फार्म नहीं भरे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको
351 इसमें चार्ज है। यहाँ पर सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे 6 से 8 तक, और 9 10th सामाजिक विज्ञान का आपको मिल जाएगा, और ये चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी का मिलेगा 6 से लेकर 10 क्लास तक, सामाजिक विज्ञान एमसीक्यू नोट्स, और ये चैप्टर वाइज आपको रहेगा। 351 मात्र इसमें चार्ज है। कैसे मिलेगा, तो ये नंबर आपको दिया गया है 78 57 82 43 10, है ना। 78 57 82 43 10, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। ये नंबर को मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, और यही नंबर आपका फोन पे है, गूगल पे, पेटीएम है। इसी नंबर से 351 आपको पे कर देना है, और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप भी है, यही नंबर फोन पे, गूगल पे भी है ना। ये सारे नंबर यही है आपको, ठीक है। कुछ भी करना हो एक ही नंबर आपके पास रहना चाहिए। डेली जो आपका लाइव 9 बजे से होता है, इसका भी पीडीएफ आपको डेली बाय डेली ग्रुप में मिलता रहेगा। और इसके अलावा जो आपको एनसीईआरटी 6 to 10 है, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, वो भी आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। अभी पे कीजिएगा, 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल लग जाइए, समय अब बिल्कुल नहीं है, समय निकलते जा रहा है, क्योंकि अब मात्र आपके पास 15 दिन समय बचा है। इसी 15 दिन में आपको तैयारी करना है। तो जो भी पेमेंट करेंगे तो व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सके दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, अच्छे से रहिए। और 7 बजे से भी सक्षमता परीक्षा चलती है, तो सक्षमता के लिए भी 351 ही चार्ज है, और बीपीएससी सेकेंड फेज के लिए 351 चार्ज है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।